वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में तनी प्रसाद निषाद साहब जुड़ गए हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ धनेश्वरी कुर्रे जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। विजेंद्र सिंह साहब पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगरा उत्तर प्रदेश से। उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में एक एपिसोड चला रहे हैं, और इस पर जितने भी उसकी मूल प्रस्तावना के एक एक बिंदु है, उस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। और हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों को संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में मूलभूत जानकारी नहीं है, और इसको जानने की जरूरत है, और संविधान को पढ़ने की जरूरत है। इस पर हम लोगों ने एक श्रृंखला के रूप में इस कार्यक्रम को रख करके इस पर विचार करने की जरूरत समझा है। और इस पर आज हम बारी बारी से सभी मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आज की इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले धनी प्रसाद निषाद साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक काफी संविधान के विषय में उनको जानकारी है। मैं चाहता हूं कि वो संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, पिछले बार हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष और उसके पहले बिंदुओं पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है, तो मैं आज जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संदर्भ में विस्तार से हम आज 45 मिनट तक चर्चा करेंगे बारी बारी से सभी मेहमानों से। तो मैं प्रथम सवाल को लेकर, लोकतंत्रात्मक जो शब्द आया है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना के संदर्भ में, उस पर मैं व्याख्यात्मक रूप से धनी प्रसाद जी से चाहूंगा कि वो विस्तार से इस पर अपने विचार रखें। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, धन्यवाद सर। सभी आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित सत्कारयोग्य साथियों को मेरा जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन हमें इसके गहराई में सोचने की जरूरत है कि ये जो आपको ने टॉपिक दिया है, लोकतंत्र और गणतंत्र, गणराज्य, तो ये सरकार का, देखिए, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य से हम लेते हैं, सरकार का वो रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है जी। तो सारे लोगों ने कहा गणराज्य है। हमारे यहाँ, हमारे देश में जो भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। जी। उसके पहले गणराज्य नहीं था। गणतंत्र दिवस का रूप में 26 जनवरी के दिन भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका होता है कि जनता का राज। भारत को गणतंत्र इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है, जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। इस दिन देश का प्रथम नागरिक होने के बाद कारण राष्ट्रपति इसका ध्वजारोहण करता है 26 जनवरी को। जी। और जो उसके बाद जो इस व्यवस्था को अपनाने के लिए हमारे लोगों को ये चिंतन करना पड़ेगा, क्या ये आज हमारे देश में कायम है, क्या इस पर सरकार या अमल कर रही है। तो हमारे महापुरुषों ने भी इस पर काफी कुछ टिप्पणी की है, लिखा भी है, और बाबा साहेब ने इसको अच्छी तरह से इसके विषय में लोगों को आगाह किया है और लोगों को रास्ता दिखाई है। तो जनता राज एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सरपंच पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। ये कितना बड़ा उन्होंने अधिकार दिया।
इस तरह के शासन काल को गणतंत्र यानी पूरी जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली कहा जाता है। लोकतंत्र वो शासन तंत्र होता है जहां वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है। आज विश्व के अधिकांश देश गणराज्य हैं और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक भी है। भारत स्वयं एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन क्या ये प्रणाली हमारे देश में ये लागू है? क्या ये माना जाता है? तथागत गौतम बुद्ध जी ने एक राजपूत के घराने के थे, शाक वंश के, नहीं, उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने और हुकूमत को और कट्टरपंथी मतों को नकार कर विचार स्वतंत्रता का पुरस्कार करने वाले युग परिवर्तक थे। उनके विचार सत्य होकर भी और मनुष्य सर्वांगीण विकास को साध्य करने उपयुक्त सिद्ध होकर भी उन्हें लोगों को स्वीकार करने के लिए कभी दबाव नहीं डाला। उनके तत्व विचार अनुभव के आधार तथा विज्ञान की कसौटी पर सत्य सिद्ध होने पर भी उन्होंने उसे प्रतिस्थापित करने के लिए कभी आग्रह नहीं किया। किसी भी प्रकार का हठ, आग्रह या दुराग्रह को बुद्ध ने कभी स्थान नहीं दिया। बुद्ध विचार स्वतंत्रता के प्रेरणा स्रोत होने के किसी भी आम अपना मत विचार रखने के लिए स्वतंत्र मानते थे, यानी कोई भी आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता था। लोकतंत्र होता है, इसमें स्वतंत्रता होती है हर चीज की। ये उसमें कई चीज होते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। तो क्या ये हमारे पास ये लोकतंत्र है? क्या आज भारत में ये लोकतंत्र की परिपाटी चल रही है? तो जी मात्र कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए और वह निर्णय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसे ही होना चाहिए, ये तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा। इस पर वे विशेष जोर देते थे। धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। प्रकृति से सबको जीने का अधिकार, प्रकृति ही सबको जीने का अधिकार होकर यह स्वतंत्र है, अतः उसे अपनी क्षमता विकसित करने की संत प्राप्त करने से सहयोग देना यही मानव का कर्तव्य है। इसीलिए समाज संस्कृति का धर्म का निर्माण किया जाता है और यही समाज व्यवस्था कहलाता ही है। यही मानव व्यवस्था पुनः जीवन पुनर्निर्माण करने के बुद्ध का संघर्ष है, यही उनका उपदेश है। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जब हमें हर तरह के जितने चीज हैं वो सारी स्वतंत्रता हो, ये डेमोक्रेसी हो, उसके हमारे विचार में डेमोक्रेसी हो, हमारे जो संगठन बनते हैं उसमें डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है हमें घर से लेकर के और हाई लेवल तक भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जहां डेमोक्रेसी नहीं होगा वहां हिटलर शाही हो जाती है। तो जैसे किसी भी पद्धति में आज ले लो, आज इतने चीज है, लोग उसको उजागर कर रहे हैं, सरकार नहीं मानती क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं है, न डेमोक्रेसी पद्धति अपनाई जा रही है। तो वो सारे चीजें, चाहे वो महंगाई हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो कुशासन हो, चाहे अत्याचार, बलात्कार, घृणा, नफरत की बातें हो, सब धार्मिक उन्माद हो, कहीं भी डेमोक्रेसी चीज की नाम है ही नहीं है कि वो डेमोक्रेसी का पालन करते हो। इसीलिए हर आदमी सच्चाई कहता है तो उसके सच्चाई को नकारने के लिए दूसरे उल्ट उसके डेमोक्रेसी के उल्ट उस पर एक्शन होता है। तो ये जो लिखा गया, बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, इसीलिए बाबा साहब कहा था कि संविधान जितना बढ़िया हो, अगर उसके इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छा नहीं है तो वो गलत साबित होगा। अगर संविधान कितना गलत हो और इम्प्लीमेंट करने वाले शासक अगर वो अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ होते हुए आज वो नकारा कर रहे हैं क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे बुद्ध ने आस्तिक और नास्तिक ऐसे दोनों विरोधी बातों के विचारों के लोगों का
प्रबोधन किया और दोनों प्रवृत्ति के लोगों में आपसी सहयोग, उन्होंने कटुता नहीं पैदा की, डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोगों में आपसी सहयोग, समन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन साधने का प्रयास किया। बुद्ध जी ने सभी प्रकार के विचार प्रवृत्ति के लोगों को अपना वर्तमान जीवन वास्तविक यानी सत्य और तथ्य स्वीकार तथा प्राकृतिक नियमों के अधीन रहकर जीने का उपदेश दिया। उन्हें आनंद से जीने के लिए नेचुरल माध्यम मार्ग यानी मिडिल बिटवीन टू एक्सट्रीम, बुद्ध ने कहा अभियोगवाद तथा क्लेश और दोनों ही जीवन में दुख का निर्माण करते हैं। जो क्लेश होता है और वो मानव तथा उनके समाज को विकसित तथा समृद्ध बनने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि रुके हुए पानी में सड़न पैदा होती है, बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है। तो हमारे यहाँ यही है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो उसको करने के लिए हमारे लोगों को विचारशील होना पड़ेगा कि ये एक्चुअल हम लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा चुनाव होता है, हम उसके इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे MP MLA जो हमारे समाज के जो अगुआ जाते हैं, जो हमारे समाज के दुख दर्द को वहां उठाने के लिए, हल करने, सोल्यूशन करने के लिए जाते हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक हैं? क्या वो गणतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं? अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसा कोई संविधान प्रावधान भी नहीं है कि उनको रिटर्न करने का अधिकार जनता को दिया जाए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में विलुप्त सा हो गई है। कहीं भी देख लो, किसी भी तरह का देख लो, बिल्कुल डेमोक्रेसी नाम की चीज इस देश में है ही नहीं है। हंगामा रोज हो रहा है, हर पूरे देश में हो रहा है, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, तो डेमोक्रेसी हर जगह इंप्लीमेंट होती है। नॉट फॉर ओनली ये पॉलिटिकल, ये हर जगह डेमोक्रेसी है। उसको शासन पद्धति में रहने के लिए डेमोक्रेसी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए जीवन में। अगर हम उसे नहीं करते हैं, जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा और हम समाज के प्रति जो भी करना चाहते हैं, जो भी सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, तो ये चाहे धार्मिक हो, तो सारे फ्लॉप हो जाएंगे। इसीलिए हम हमारे जो सिस्टम है फ्लॉप हो रहे हैं। हम बिल्कुल, हमारे छोटे छोटे संगठन है, राजनीतिक पार्टियां इससे अटैच हैं, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिल्कुल तिलांजलि दे दी है। उसका कारण है आज पतन के रास्ते पर हम अग्रसर हो रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी को पुनः आपने प्रसाद जी बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ धनेश्वरी कुर्रे जी जुड़ी है और भारतीय संविधान के संदर्भ में पिछली बार वो हमारे साथ जुड़ी भी थी। तो मैं चाहता हूं कि जो तंत्रात्मक जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के अंदर में, आजादी से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो इस संदर्भ में क्या हमारे देश की जो जनता है उसको इस व्यवस्था का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, धनेश्वरी कुर्रे जी? आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सतनाम, जय भीम। और खुदे भाई साहब जी, आपको मैं पुनः धन्यवाद दूंगी। आपने पुनः मुझको याद किया, इस मंच में बुलाया और आज बहुत ही प्रासंगिक विषय को आपने लिया है और इसके लिए मुझको आपने आमंत्रित किया विचार को रखने के लिए। तो इस विषय पे भी निषाद सर जी ने अपना विचार व्यक्त कर चुका और उसमें बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं और उनका जो प्रश्न है वो बहुत ही सटीक है। जी और तभी आपने मैडम आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है। हेलो जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। थोड़ा सा एक बार आप नेटवर्क को देखें, कुछ सही है या गड़बड़ है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है।
जी नेटवर्क इशू हो सकता है सर, मैं एक बार अनम्यूट देखती हूँ। हाँ हेलो। जी, आप हमारे साथ बने रहे। मैं हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से। बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाटिया सर। सत श्री हेलो अकाल जी, भाई खालसा भाई फतेह। जी, सत श्री फतेह अकाल, सर। नमस्कार। सर जैसा कि आज हम भारतीय संविधान की जो अगली कड़ी है लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संदर्भ में, और मुझे लगता है कि करीब करीब ये जो व्यवस्था है विश्व के सभी देशों में है, और ये तंत्रात्मक जो व्यवस्था है शासन के द्वारा लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए, तो इसको आप भारत के परिदृश्य में आप किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है, एक मिनट में धनेश्वरी कुरे जी, अगर आपकी आवाज ठीक होगी तो आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं भाटिया सर को आमंत्रित करूंगा। जी सर, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी, अभी आवाज ठीक है, बोले आप। नेटवर्क। जी सर, मैं यही बोलना चाहती थी कि पहले लोगों को पता नहीं है कि लोकतंत्र में क्या अंतर है, जबकि अभी शास्त्र जी ने उसको स्पष्ट कर दिया है। और वर्तमान परिवेश में जो लोकतंत्र की जो दशा है उसको भी उन्होंने प्रश्न के तौर पर उठाया है, मैं उसको समर्थन करती हूँ। और जिस गणतंत्र मुझे लगता है धनेश्वरी जी का नेटवर्क आज हमारे साथ ठीक नहीं चल रहा है। मैं भाटिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस संदर्भ में, जैसा कि अभी धनी प्रसाद साहब ने अपनी बातें रखी है लोकतंत्र की व्यवस्था के संदर्भ में, तो मैं चाहूंगा कि भारत के परिदृश्य के संदर्भ में और अमेरिका एक जो बड़ा देश है उसके परिदृश्य में एक तुलनात्मक विचार साझी करें हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने श्री धनी प्रसाद जी की बातें कुछ सुनी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, और जो भी उन्होंने कहा है वो सच है, ठीक कहा है उन्होंने। क्योंकि जो लोकतंत्र है वो सार्वजनिक भलाई के लिए बना है, और उसमें सार्वजनिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए गवर्नमेंट में। ये बात जो है बिल्कुल मूल बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। और बात यह है कि भारत हमेशा ही, सदियों से ही एक मल्टीकल्चरल, बहुत संस्कृतियां हैं इसके अंदर, बहुत संस्कृत देश है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो एक यह है कि एक संस्कृति को, एक धर्म को सबके ऊपर थोपने का जो प्रचार है, हो रहा है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के जो बेसिक असूलों के खिलाफ है। लोकतंत्र क्या है? हर एक इंसान को, हर एक उस देश के देश निवासी को अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को पूरी तरह से उसको फॉलो करने का पूरा हक होना चाहिए, उसको आज़ादी होना चाहिए। और किसी भी व्यवसाय में, बिजनेस में किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कही जो श्री धर्म प्रसाद जी ने कही कि चाहे आपके जो प्रतिनिधि जाते हैं वो अपना स्वार्थ देखते हैं और बस एक पार्टी के लीडर के सामने झुक जाते हैं, बस जो कहें वही, एक यस मैन जैसे कहते हैं इंग्लिश में, जो वो कहें बस वही बात है, अपनी कोई बात नहीं रखेंगे। और फिर जनता से जो जिनके साथ जहां से जाके वो वोट लेते हैं उनसे उनका संपर्क नहीं रहता। तो आपने बात करी है इस देश की, तो यहाँ बहुत अंतर है। जो हमारे प्रतिनिधि जहाँ जाते हैं, जब उनको इलेक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल जनता को जवाब देना पड़ता है उनको। और कोई भी मुद्दा अगर कांग्रेस में डिस्कस होता है, कोई नया बिल पेश होता है, तो सब दुनिया, भारत, यहाँ के लोग अपना इनपुट देते हैं, अपने अपने जो प्रतिनिधित्व हैं उनको अपना विचार देते हैं लिखित रूप में। और जो हमारे जो प्रतिनिधित्व हैं उनका ऑफिस होता है हमारे बीच में, खुला रहता है हमेशा। आप कभी किसी वक्त भी, किसी दिन जाके उनके ऑफिस में जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं,
कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। उनका पूरा स्टाफ होता है, आप जाएं उनसे बात करें, और आपकी कोई शिकायत है तो आप उनको लिख के दें और वो उसकी पूरी बात करते हैं। उसके अलावा हर हफ्ते हर महीने वो अपनी रिपोर्ट देते हैं सब जनता को, हमने इस हफ्ते में इस महीने में क्या क्या काम किए, तो उसकी पूरी रिपोर्ट हमारी जनता को मिलती है। जैसे हमारा डिसोटो है, हमारी हर रोज उनकी ईमेल आती है, पिछले महीने ये बातें हुई, मैंने ये काम किया। तो इस तरह का जो संबंध है चुनने वालों से, चुनाव करने वालों से, और जिनको हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उनके साथ संपर्क जो है बहुत गहरा संपर्क है। और यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कि यहाँ की हर एक काउंटी होती है, जिसे हम काउंटी कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो उसके डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे भाग होते हैं, और जो जनता है उस वहाँ की जो चीफ ऑफिसर होता है पुलिस का, जनता उनको इलेक्ट करती है, हम उनको वोट देते हैं, आप समझे नहीं, हम उनको वोट देते हैं, और इसलिए वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो, और हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि हमको उनको चुनना होता है। अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है, ये बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस बस जो हमारे जो अधिकारी हैं हिंदुस्तान में उनके बच्चों के सारे पीछे हर वक्त उनको प्रोटेक्ट करने के लग रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ के जो प्रतिनिधि बिल्कुल खुलेआम रहते हैं, और कोई उनको ऐसा नहीं, कोई भी आदमी जाके उनको बात पूछ सकता है, कह सकता है। तो ये बहुत अंतर है जो मैंने देखा है, और इसी वजह से जब ये भारत में इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपना ही वो हित देखते हैं। अब फिर भ्रष्टाचार है, मैं ज्यादा ना कहूँ उसके बारे में, आप ज्यादा जानते हैं। इन सब की वजह से जो देश में जो लोकतंत्र है असली मानों में, उसकी स्पिरिट जो है फॉलो नहीं की जा रही, उसको प्रॉपर, इसीलिए वो ठीक नहीं है, इसलिए वो उसमें बड़ी परेशानी है। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में और विस्तृत बातें कह दी है। मैं धनी प्रसाद जी के पास जाने से पहले, धनेश्वरी कुरे जी हमें सुन पा रही हैं और आपका लाइन ठीक हो गया है, तो आपकी अधूरी बातें आप पूरी कर सकते हैं। जी सर। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक परिकल्पना किया था, संविधान के तौर पर प्रस्तुत किया था, तो अभी उसका कोई भी नहीं आता सर मुझको। आप ये कह सकते हैं लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, क्योंकि यहाँ की जिस प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ स्वतंत्रता मिली है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, उसको हमने बखूबी पढ़ा भी है, जानते हैं, लेकिन उसको कहाँ तक हम फॉलो करते हैं। उसको हमको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है और जो कर्तव्य हमको 11 मिले हुए हैं, तो हम अधिकार का ही मांग करते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। और ये बात जनता से लेकर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब पे लागू होती है। और अभी श्री भाटिया सर जी ने कहा कि चयन होने के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं भारत के संदर्भ में, उन्होंने कहा है, बिल्कुल सटीक कहा है वर्तमान में, कि यहाँ के जितने भी प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रोटेक्शन वाले हैं, सब नेताओं के पीछे लग रहते हैं, और जनता को मिलने के लिए उनसे कितने बार परमिशन लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिलते हैं। मैं उनको सांसद या विधायक से नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं केवल। इस बात को उन लोग ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, यहाँ अधिकारों का हनन होता है। अभी के परिवेश में आप देखिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, एजुकेशन में क्या नया नया काम हुआ है, कितने सारे स्कूल बने हैं, कितने सारे हॉस्पिटल बने हैं। इसके पहले 2 साल कोरोना काल में जिस प्रकार से समस्याएं आई हैं लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में, तो गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। एक सामान्य जनता अगर इस प्रश्न को उठाए तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं रहता। दूसरी बात, वो अपने कार्य की रिपोर्टिंग जनता के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते अगर जनप्रतिनिधि हैं तो। दूसरी बात,
उन्होंने कही कि अगर हम जनता उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो उनको राइट टू रिकॉल के जरिए बुलाया क्यों नहीं जाए, उस नियम को लागू क्यों नहीं करने हैं, दिक्कत क्या आ रही है, राइट टू रिकॉल करने में दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ तो जनता का कोई राय नहीं है। जी, जनता का कोई राय, लोकतंत्र नाम का है, लोकतंत्र नाम का है, लेकिन जनता और लोकतंत्र का कोई यहाँ पे कोई भूमिका ही नहीं है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसे हमारे यहाँ भारत में यूपीएससी, सीजीपीएससी जो भी है स्टेट लेवल पे, उसको चयन करने के लिए एक स्टूडेंट 25 साल पढ़ाई करता है, 10 साल मेहनत करता है, फिर कहीं जाके प्रशासनिक अधिकारी बनता है। और हमारे यहाँ अंगूठा छाप नेता बन जाता है, जनप्रतिनिधि के तौर पर चयन होकर के सांसद विधायक बन जाता है, और वही अनपढ़ वो जो आईएएस अधिकारी लोग हैं उनको नचाता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो ये जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है भारत की। दूसरी बात, यहाँ महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है सर। दूसरी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में कोई ठोस योजना नहीं है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही लोकतंत्र है भारत की। जी जी, यही जी, लोकतंत्र बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी, आपने बहुत ही अनछुए पहलुओं को इंगित करने की कोशिश किया है। वाकई में अगर हम देखें तो भारत में लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य की जो व्यवस्था बाबा साहब ने जो देखा था, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ रही है। और हर दिशा में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोकतंत्र एक मजाक बन चुका है। मैं दोबारा धनी प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगा। धनी प्रसाद साहब, अभी हमारी धनेश्वरी मैडम जी का आप विचार सुन रहे थे, और जसबीर भाटिया साहब ने कहा कि जो अमेरिका में जो व्यवस्था है, जनता के प्रति जो जवाबदेही है वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, उनको एक एक चीज की जवाबदेही देना पड़ता है, उनको अपना रिपोर्ट सौंपना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा, हमारे साथ संतोष साहू साहब भी जुड़ गए हैं। मैं संतोष साहू साहब के पास में चाहूंगा कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संदर्भ में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान की मूल प्रस्तावना के संदर्भ में आज जो हम बातें कर रहे हैं, तो हालांकि हमारे साथ लेट में जुड़े हैं संतोष साहू साहब, और चूंकि एक अधिवक्ता भी है, तो उनसे मैं चाहूंगा कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में अपने विचार रखें। अभी तक हमारे 3 मेहमानों ने अपने विचार रख चुके हैं, धनी प्रसाद साहब और धनेश्वरी जी और भाटिया साहब। संतोष साहू साहब, बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और अपने विचार साझी करें इसमें। अपनी आवाज म्यूट करें साहू जी। साहू जी, आवाज नहीं आ रही है। साहू जी जुड़ते हैं, तब तक मैं चाहूंगा धनी प्रसाद साहब से दोबारा कि सर वो आप अपने विचार दोबारा से जो हमारे 3 मेहमानों ने अपनी बातें रखी है उस संदर्भ में अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। अभी मैडम पुरी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, और वाकई समस्या हमारे देश की बहुत गंभीर हो गई। न किसी की व्यवस्था है, न किसी का ऐसी चीजें हैं कि कोई सुरक्षित है। इस देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे बहनें हों, चाहे नौजुवक हों। तो ये चीजें बिल्कुल आपने उसको विस्तृत रूप में बताया, और बहुत अच्छा है, साधुवाद। देखिए, आम आदमी के लिए लोकतंत्र केवल एक शब्द मात्र रह गया है। आम आदमी के लिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र केवल शब्द मात्र रह गया है। उन्होंने न इसके अर्थ पता है, ना ही उसका स्वरूप पता है। क्यों नहीं पता है? कि धूर्त कट्टरपंथियों ने, देखिए, उन्हें लोकतंत्र की व्याख्या करना ही भुला दिया। चालाक राजनीति करने वाले नेताओं ने लोकतंत्र को संविधान के साथ में ही लपेट कर संसद भवन के खूंटी पर टांग कर रख दिया। यानी संसद भवन के खूंटी से बाहर ये लोकतंत्र को निकलने नहीं देंगे, और न निकलने दे रहे हैं। तो उनके लिए
लोकतंत्र केवल भाषणबाजी तक सीमित रह गई है। अतः हमें अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को लामबंद करके लोकतंत्र का अर्थ तथा उसका स्वरूप और विस्तार अर्थात उसके विविध रूप कैसे हैं ये समझाना चाहिए। तभी वे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को, बाद में सभी आम आदमी को लोकतंत्र का वास्तविक रूप समझ सकेंगे। ये बताने में हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो भी नाकाम है। दुनिया के महान राजनीतिज्ञों ने अपने अपने बुद्धिमत्ता से लोकतंत्र की व्याख्या की है, लेकिन बाबा साहेब द्वारा बताई गई व्याख्या हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि जिस संविधान के द्वारा हमें अपने देश का शासन चलाना है तथा लोगों को जिसके अनुसार अपना जीवन जीना है, वो अपने देश के लिए बाबा साहेब ने ही लिखकर अर्पण किया है। ये संविधान, हमारा संविधान ऐसा है कि जो हमारे सारे समस्याओं के समाधान की कुंजी है, ये है संविधान में। लेकिन उसको हमारे लोगों ने ही न उसको स्टडी किया, न जाना, न डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र का पालन किया। देखिए, उसका डिफिनीशन समझाते समय उन्होंने कहा, इसका डेमोक्रेसी का, कि जिस शासन पद्धति में लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में स्मरण करने जोग यानी रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदल बिना किसी रक्तपात से। देखिए, वो बाबा साहब ने कहा है कि आप जो भी हासिल करेंगे उसमें बिना खून बहाए, बिना किसी को अपशब्द बोले, शांति पूर्वक आप उसको यानी रियल डेमोक्रेसी ग्रहण करें। वही रियल डेमोक्रेसी होगी जहां कोई खून खराबा न हो। बाबा साहब ने ये कहा है, तो वो होगी, अर्थात लोगों को अच्छे से जीने के लिए आवश्यक ऐसा सामाजिक परिवर्तन जहां बिना किसी लड़ाई झगड़े से यानी चर्चाओं द्वारा यानी म्यूचुअल डायलॉग कन्वेंशन लाया जाता है, वहीं पर लोकतंत्र जीवित रहता है। जहां बिना किसी खून खराबे के, बाबा साहब ने जब कहे थे, आज लड़ाई विचारों की है, हथियारों की नहीं है। हम अगर विचार से ओतप्रोत हैं तो हमारी विजय निश्चित है। तो इसलिए आज लड़ाई हथियारों की नहीं, विचारों की है। कहा बाबा साहब ने, इसमें कहा है, लोकतंत्र का मतलब होता है बिना किसी दबाव, बंधन या आग्रह के चुनने की स्वाधीनता। अपने देश में टाइम का नियंत्रण आप करेंगे, आप बोलेंगे तुरंत हम उसको स्टॉप करते हैं। अपने देश में सामाजिक लोकतंत्र अथवा नेशनलिटी कायम करनी हो तो हमें अपने देश के भौगोलिक सीमा में रहने वाले धरती पुत्रों को सांस्कृतिक, उनके भाषा, साहित्य सम्मान कर उनके साथ समानता, मानवता का व्यवहार आचरण करके उन्हें उनमें मानसिक दृष्टि से एकता की भावना निर्माण करनी होगी। उसे ही राष्ट्रीयता कहेंगे और वही सामाजिक लोकतंत्र का स्वरूप होता है। किसी विशिष्ट विचारों का हट है, यानी जो हट हो, धर्मिता हो और बिल्कुल फोर्सली मैंने लेकर जबरदस्ती किसी उसी विचार को थोपने वाली बात हो, राष्ट्र बनाने के लिए समाज में दबाव या दहशत निर्माण करना, एक कट्टरपंथी राष्ट्रवाद कहलाता है, जो आज हमारे भारत में हो रहा है। यह एक सांप्रदायिक होता है और यही कट्टरपंथी विचार आगे देश को खंडित करता है, देखो डिवाइड कर देता है होने। अच्छा, इसीलिए ऐसे हठवादी लोगों से जनता को सावधान करना सच्चे डेमोक्रेटिक लोगों का पहला कर्तव्य होता है। इससे आजकल बहुत जरूरी हो गया है उनको जनता को समझाने में। यही राष्ट्र प्रेम कहलाता है। इसीलिए हमें राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का फर्क समझ लेना होगा। आज सरकार बोलती है कि राष्ट्रवाद, देखिए धड़ल्ले से वो कह रही है,
तो इसके दोनों को राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद में हमें अंतर समझने की जरूरत है। विशिष्ट विचार के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना यही राष्ट्रवाद नेशनलिज्म कहलाता है। परंतु राष्ट्रीयता यही एक देशभक्ति भावना होती है। राष्ट्रीयता ये सर्व समावेशक होती है, सबके लिए समान रूप से सोचती है, कार्य करती है और सभी को समानता का अधिकार देती है। टाइम, हाँ सर, और बोला सर जी आगे बढ़ाएं। जी धनी प्रसाद जी हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ चलिए जी हाँ। संतोष साहू साहब हमें सुन पा रहे हैं? आप स्क्रीन पे आ जाएं और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी विचार रखें। संतोष साहू साहब, मुझे लगता है संतोष साहू साहब भी जुड़े तो हैं लेकिन वो हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही उनको। साहू जी स्क्रीन पे आ जाएं। बहरहाल साहू जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं उनसे दोबारा कोशिश करता हूं जुड़ने का। जसबीर भाटिया साहब, जिस ढंग से अभी धनेश्वरी कुर्रे मैडम जी ने अपनी बातें रखी, धनी प्रसाद जी ने भी अपनी बातें इस संदर्भ में विस्तार से रखा, क्या कारण है कि जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हो चाहे वो मनोनीत जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जिस ढंग से विश्व के अनेक देशों में जो एक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से सच्चाई के साथ में जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, वैसा ही हमारे देश के अंदर में अगर आप नजर दौड़ाएं तो इस दिशा में काफी कंट्रोवर्सी और काफी अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसी अंतर के पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है? एक अमेरिका जैसे देश में बैठ करके ऐसे राजनीतिक नेताओं के प्रति जो सोच है वो जनता के प्रति जिस ढंग से नकारात्मक रवैया रखते हैं, और भारत देश के अंदर में तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाकई में एक सिर्फ परिभाषा, एक शब्दावली बन चुकी है। तो इसको आप एक विश्लेषणात्मक ढंग से अगर आप सोचें तो इस पर अपने विचार मैं आपसे फिर से चाहूंगा। धन्यवाद जी। वैसे तो जो मैं कह सकता हूँ कह दिया। अब आपने बहन धनेश्वर जी ने, भाई साहब ने बहुत शिकायतें की हैं, कमियां बताई हैं देश के अंदर, उनके ऊपर मैं क्या टिप्पणी दूंगा, आप खुद ज्यादा जानते हैं। जी। जो भी कहा है उन्होंने सच कहा है। तो इसमें जो कुछ कारण जो मुझे नजर आते हैं, एक तो ये है जो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है इस कदर भारत के अंदर जड़ों तक पहुंच चुका है कि अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। बिल्कुल जमीन से लेकर आसमान तक जितने भी लोग बीच में आते हैं, अब मैं किसी को तो नहीं कह सकता हूँ, मेरा हक नहीं कहने का कौन है कौन नहीं है। अच्छे लोग भी होंगे, जरूर होंगे, लेकिन क्या उनकी आवाज दब क्यों जाती है? क्योंकि जो पार्टी के प्रधान होते हैं या जिनके सत्ता हाथ में है, वो अपनी मनमानी करने के लिए जो आपके प्रतिनिधित्व हैं उनकी आवाज को ठप कर देते हैं, बंद कर देते हैं किसी भी तरीके से। तो वो अपने बचाव के लिए फिर चुप रहते हैं, क्योंकि संघर्ष करना, मैं योद्धा का शब्द इसलिए कह रहा हूं, जैसे भाई साहब ने, धनी प्रसाद जी ने कहा, योद्धा का मतलब यही नहीं है जो को अपने हथियारों से लड़ता है। विचारों से लड़ने वाले भी योद्धा होते हैं। गुरु नानक भी योद्धा थे, गुरु घासीदास भी योद्धा थे। आपके जो दूसरे आप नाम देते हैं, कई बार मुझे याद नहीं रहते, वो भी योद्धा थे। तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए, उसके लिए बड़ी शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और वो मैं देखता हूं कि अब नहीं है। और इसीलिए जो कुछ लोग ऊपर के लोग हैं, बस वो अपना ही एक डिक्टेटरशिप चलाते हैं,
अपनी मनमानी करते हैं और दूसरे लोग चुप कर जाते हैं, इसलिए वो जनता को जवाब नहीं दे पा सकते। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कही है कि स्वार्थ जो है उनको अपनी तरफ खींचता है, अपने अपने फायदे के लिए मुझे क्या करना है। तो आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? एक तो जैसे है, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, ये बात हम बार बार कहते हैं, क्योंकि हम विभाजित हैं, हमारा देश विभाजित है जातियों में, दूसरी जगहों में, तो इसलिए जब लोगों में एक संगठन की शक्ति नहीं है तो इसलिए वो अपनी आवाज को पूरी तरह उठा नहीं सकते। उसके बावजूद भी आप अपने वोट के अधिकार को पहचानें, आपके वोट के अंदर शक्ति है। जिन लोगों को वोट देना चाहते हैं उनसे पहले जवाब तक भी पूछें, उनसे जवाबदेही करें, फिर बताइए आप हमारे लिए क्या करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको, उनके ऊपर जाइए, पकड़िए उनको, आप क्या कर सकते हैं। और आपके पास तो वोट का अधिकार है, इसके ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जैसे हमारे देश में है, और कोई सांसद अगर कोई अपना काम पूरी तरह नहीं करता है तो उसको अगर वापस बुलाना हो तो जनता के हाथ में हक है। यहाँ के लोग पटिशन देते, इसका पटिशन कहती है यहाँ पर। आप कोई भी इंसान अगर चाहता है कि ये जो आपका चुना हुआ व्यक्ति जो हमारा आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक तरह से आपने आपको आपके प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लोग उसके सामने फिर एक सिग्नेचर ड्राइव करते हैं। 1000, 10,000, 10 लाख लोग अगर कोई जाते हैं तो वो फिर जाती है बात उनकी, भाई ये तुम गलत आदमी हो, उनको विद्रोह भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसलिए वो लोग जनता के सामने अपना उत्तरदेही करते हैं। जैसे आपने कहा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्ट देम। सो ये फर्क है। और इसका भारत में कैसे होगा, इसका भाई मेरे पास तो इलाज नहीं है। ये तो जो सत्ताधारी हैं वो नेक हो, अपनी लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी को समझें और उस बाकी सारे भारत के सब लोगों के साथ न्याय की सोचें, जिसे आप सोशल जस्टिस कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। तो वो बातें अगर वो करें तभी ठीक होगा ना। अगर सत्ताधारी यही चाहे कि हमारी ताकत बनी रहे और कुछ हो ना हो तो फिर तो मुश्किल है। इतने कहूँ, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे इस प्लेटफॉर्म में रखा है। मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों को आपके विचारों से, आपकी बातों से उनको प्रभाव पड़ेगा और वो जरूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। संतोष साहू साहब हमारे साथ अगर आप जुड़ गए हैं और हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आए, आपको हम अवसर देते हैं कि आप आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप अपने विचार साझी कर सकते हैं। संतोष साहू साहब, संतोष साहू जी, संतोष साहू साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में। धनी प्रसाद जी, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं अब, हमारा समय काफी इस पर बीत चुका है और बहुत विस्तार से बातें हम लोगों ने कर चुके हैं और हम समय सीमा के अंदर में ही आज कोई भी विषय को बात रखेंगे और उसको खत्म करेंगे, तभी उसकी अहमियत भी है। और मैं चाहूंगा कि जिस ढंग से आज की इस लोकतांत्रिक विषय पर जो अभी तक बहुत सारे पहलुओं पर हम लोगों ने जो चर्चा किया है और आप बहुत सारी बातें कह भी चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर से, जैसा कि भाटिया साहब ने 2 बार इस पर बहुत सारे पहलुओं को टच किया है और उस जवाबदेही के संदर्भ में जो भारत के जो आम नागरिक है और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कि भाटिया सर ने कहा कि वहाँ के जनता को ये हक भी है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए वोटिंग करके उसको हटा भी सकते हैं। क्या भारत के अंदर में, भारतीय संविधान के अंदर में ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसी जनप्रतिनिधि को विड्रॉ कर सकते हैं या उसको पद से हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं या महाभियोग लगा करके उसको हटा सकते हैं? तो इस पर आप थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश करें आज के इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में। धन्यवाद साहब। देखिए, हमारे देश में और संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है
तो उसको रिकॉल करें। बशर्ते महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो कई चीजें हैं इस देश में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है, स्पीकर को हटाना है, महाभियोग चलाया जाता है, राज्यपाल को है, कई ऐसे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो एडाप्टेबल नहीं है आम लोगों के लिए। लेकिन अगर ये पद्धति क्यों बनाएगा? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब बड़ा विचित्र है, यही जनप्रतिनिधि 2001 में बैठ करके ये निश्चित करते हैं लोकसभा में कि जो एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के, उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, लेकिन अपनी पेंशन नहीं बंद कराया, यहाँ तक कि वो 4-4-5 पेंशन लेते हैं। देखिए, ये हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं, जबकि ये कोई नौकरी नहीं है, ये तो जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, जनता के लिए चुना गया है। लेकिन ये अपने को इतना पावरफुल आज बन गया है, इस देश का लोकसभा या राज्यसभा के जो होते हैं, विधायक होते हैं या एमपी होते हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं कि अनपढ़ भी हो तो हमारे देश के आईएएस आईपीएस को अंगूठे पर नचाता है। ये ऐसी इन्होंने क्रिएट कर दिया है इस माहौल को, तो कोई आदमी टच नहीं करता। हाँ, ये जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, इस देश का जो संवैधानिक चीजें हैं उसको डाइवर्ट करता है कि अगर ये पद्धति नहीं रहेगी तो जनता हमें नहीं पूछेगी। वो इसलिए इसको विनष्ट करता है, चाहे वो कचहरी का हो, कोर्ट का केस हो, थाने का केस हो, कॉलेज का केस हो, वो सारी चीजें सिस्टम को डाइवर्ट करता है कि ताकि ये डाइवर्ट हो जाएगा, हमारी पूछ, हमारी जो महत्व है तभी काम आएगा। तो वो इस चीजों को डाइवर्ट करता है, इसलिए ये ऐसा पद्धति वो नहीं बनाएगा कि रिकॉल करने की उसको ही उल्टा फंदा लग जाए, तो ये ऐसा उसके जीवन में नहीं आएगा। दूसरा ये है, जो डेमोक्रेसी का अर्थ है केवल सरकार बनाने या चलाने की नहीं होती। अब हमारे आम आदमी यही समझता है कि जो डेमोक्रेसी का मतलब है कि सरकार बनाने के लिए चुन दो, वो सरकार चलाएं, यही तक सीमित नहीं है। हमें डेमोक्रेसी कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब डेमोक्रेसी का सही अर्थ है संयुक्त रूप से मिलकर, जैसे हम ये वेबिनार कर रहे हैं, परस्पर सहयोग यानी कोऑपरेशन से, प्रेम के साथ सहजीवन जीने का आदर्श प्रारूप और उस पर चलने की विधि को स्वीकार करना ही डेमोक्रेसी है। ये सामाजिक स्तर से है। अगर हम इतने हैं, हमारे सत्कारयोग माननीय भाटिया साहब हैं, हमारे माननीय मेघराज साहब हैं, अगर हम आपस में, पुरी साहब हैं, अगर हम आपस में ही मानवता प्रेम भाईचारा नहीं रखते हैं तो हम कौन सा डेमोक्रेसी करेंगे? हम अगर आपको एक साथ धोखेबाजी करें, सत्तेबाजी करें तो कौन सा डेमोक्रेसी है? तो हमारे देश में डेमोक्रेसी तो विलुप्त हो गई। जिस पर ज्यादा विश्वास करो वही विश्वासघाती निकल रहा है, अजीब चीज पद्धति हो गई है। तो हमें उस पर ये बिल्कुल करना चाहिए। तो अपने देश के संविधान में तो लोकतंत्र को स्वीकार किया है, लेकिन देश को चलाने निकलने लोगों ने अभी तक इसका मानसिक रूप से स्वीकार नहीं किया। कहाँ लोग करते हैं? अजीब चीज है। हमारा आदमी पढ़ता नहीं, संविधान नहीं पढ़ता, लोग बताते नहीं सच्चाई को। हमें अपना संगठन सुचारू रूप से जो संगठन चलाएं, जो हम आपस में बातचीत करें, उसमें चलाने के लिए इस डेमोक्रेसी को स्वीकार करना होगा। अतः संगठन को डेमोक्रेसी को स्वीकार करना और उसका ठीक ठीक अनुपालन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?
ये हमें पहले समझना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी अपने लाइफ में नहीं लाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर जी उसके विषय में हम गहराई से नहीं सोचेंगे और ये समझने के लिए मानवीय स्वभाव तथा उसके प्रवृत्ति को प्राकृतिक आधार पर विश्लेषण करके जानना चाहिए, जी जानना होगा। इन्हीं जी, बातों के बहुत शुक्रिया साथ अगर धनी प्रसाद साहब, हाँ, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारे साथ मेरे संतोष साहू साहब आ चुके हैं। मैं संतोष साहू हाँ, साहब को चाहूंगा धन्यवाद जी। कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखें। संतोष साहू साहब। संतोष साहू साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो साहू जी, हमारे साथ आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो पुलिस साहब बीच में भी पीछे जी बहुत साहू जी, अपनी नॉइस बात है। रखें। आपके रूम से कोई आवाज आ रही है वैसे? जी साहू जी, बात रखें अपनी। मुझे लगता है उनका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी साहू जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखें उसमें सेटिंग में जाके। आपकी जो आवाज है वो ऑडियो वीडियो जो भी है वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। वीडियो बहरहाल बहुत कोई अच्छा है, आवाज ठीक मुझे नहीं है। जी वीडियो तो बहुत सुंदर है। मैं आज मेघराज जी आज हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप अपने विचार साझी करना चाहें तो रख सकते हैं बात। मेघराज जी, सुन पा रहे हैं? हेलो मुझे लगता है कि हमारे मेहमानों का हमारे इस आज के इस प्रोग्राम में नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है और धनेश्वरी भी चली गई हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त रूप से विराम देने के लिए आज के लास्ट कमेंट के रूप में भाटिया साहब से चाहूंगा कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर बहुत सारी बातें हो गई है। मैं संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर जितने भी मेहमानों ने बात रखी है उसमें सारांश के रूप में, कंक्लूजन के रूप में आपसे चाहूंगा कि दोबारा संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी अ, बात रखें और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। धन्यवाद। अंत में इतना ही कुछ कहूंगा कि जो आपने समस्याएं कही हैं वो बहुत जायज है, ठीक है, और उनका समाधान भी आप ही को करना होगा। जी कोई बाहर की शक्ति आपको आके समाधान नहीं कर पाएगी। ये आपके देश की समस्या है और देशवासियों को ही इसको सॉल्व करना होगा। जी उसके लिए बहुत क्या शुक्रिया। चाहिए? उसके जी लिए क्या चाहिए? आपको शिक्षित होना है, अपने संविधान को समझना है अच्छी तरह से, जैसे भाई साहब धनी प्रसाद जी ने कहा। अपने संविधान को अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और अपने वोट की शक्ति को जानिए और संगठित हो। और इसी तरह से ये सब, क्योंकि संगठन में शक्ति है तो जी उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इससे बैठ के शिकायतें करते रहने से बात बनेगी नहीं, समाधान भी आप ही को करना हो। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। धनी बहुत प्रसाद बढ़िया, साहब, बहुत बढ़िया। जैसा कि कंक्लूजन में अभी सारांश में भाटिया साहब ने बहुत अच्छी बातें कम शब्दों में और एक शब्दों में कह दी है कि भारत के आम जनता को ही इस बात को निर्णय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अपने राइट के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने संवैधानिक फंडामेंटल राइट के प्रति स्वयं को आगे आना पड़ेगा। तभी हम इसका इस तमाम जो लोकतांत्रिक जो अव्यवस्था है उसको हम व्यवस्था की पटरी पे ला सकते हैं। धनी प्रसाद जी, लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सारांश में अपने आप अपनी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सारांश में अपनी बात रखें।
धन्यवाद सर। देखिए, ये हमारे देश में हमारे माननीय भाटिया साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ेगा। हम क्या होते हैं, हम तो दूसरे को सुधारते हैं, खुद सुधरते नहीं। पहले खुद सुधरना पड़ेगा ना, पहले हम सुधरे। अगर एक शराबी दूसरे को कहता शराब छोड़ दे तो छोड़ेगा? पहले अपने छोड़े। तो यही हमारे देश में यही है। आदमी सोचता है वो सुधर जा, हम न सुधरे। हमें अगर समाज में कुछ करना है तो आपको बिल्कुल सुधरना पड़ेगा। आपको सच्चा बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, और करनी कथनी में अंतर न हो। जब तक ये चीजें आपके अंदर पूरा प्रफुल्लित नहीं होती हैं, तब तक आप अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। आपकी बात का कोई महत्व नहीं देगा, क्योंकि हमारे देश में जो सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ चुका है कि हमारे समाज के लोगों ने इस समाज को धोखा दे करके बिल्कुल पतन के रास्ते पर ले आ दिया। तो इसलिए इस देश के नौजवानों को, जिनकी समय निकल गया उनको छोड़ो, आने वाली पीढ़ी को पूरा सचेत करना पड़ेगा कि आपको अपने हक अधिकार और अपनी मान मर्यादा, भाईचारा, प्रतिष्ठा को रखने के लिए क्या करना है। वो हमें संविधान को, जो कुछ नहीं उस दिन आपने प्रियम्बल का दिया था टॉपिक, वो प्रियम्बल ही अगर उसको पूरे देश में बताया जाए, घर घर बताया जाए, लोगों को पहुंचाया जाए, तभी ये देश या ये समाज, ये नौजवानों की जो जिंदगी, इस सरकार ने तो तहिया कर लिया है कि इस देश को गर्त में ले जाना है, लेकिन बचाने वाले का वो कोई आशा नहीं लगती कि वो लोग इतना गंभीर हैं कि इस देश को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाए। क्योंकि ये हर आदमी अपना अपना महत्वपूर्ण चीज रखता है, अहम रखता है, उसका निजी हित होता है। वो अपने निजी स्वार्थ को नहीं त्याग रहा है। निजी स्वार्थ उसका पारिवारिक होता है, उसका खुद का होता है। जब तक वो चीजें उसके अंदर से नहीं निकलेंगी, और लोगों को हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बताए हैं, लेकिन वो रास्ता खाली है, उस पर हम चलते नहीं। चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान में दिया, सब कुछ दिया है, उस पर हम चलते नहीं। तो जिस दिन हम अगर उस पर अग्रसर होकर चलना शुरू कर देंगे, तो हमारे देश का जो ये समाज है उसका, हम तो कह रहे हैं कोई आदमी आए, ये 4 आदमी है, कोई आदमी कहे हम इस देश में काम करेंगे, वेलकम है, पूरा तन मन धन से लग जाएंगे। लेकिन आदमी आ नहीं रहे हैं। हर आदमी कहता है भगत सिंह पड़ोसी के घर पैदा हो, मेरे घर न हो। तो जब तक हम लोग इस तरह से नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो कमिटेड लोग हैं समाज के प्रति, इस मानवता के प्रति, इस देश के प्रति जो लोग कमिटेड हैं, उनको आगे आने की जरूरत है। अगर वो निसंकोच नहीं आते हैं तो ये देश एकदम वो जो बैंक ऑफ द रिवर, वो उस पर टंगा हुआ है, कब लुढ़क कर नीचे गिर जाएगा ये कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैं माननीय भाटिया साहब को, मेघराज जी को, पूरे साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मेरी बात को सुना। और सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद निषाद साहब और जसवीर भाटिया साहब। हमारे साथ संतोष साहू साहब की प्रतिक्रिया आज नहीं आ पाई, हालांकि वो एक अधिवक्ता है और इस विषय पर उन्हें आज अपनी बात साझी करने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा जो मूल विचार है भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर, उनकी एक एक कड़ी को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से पूरी जनता तक लेके जाए, उसकी विचारों को हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके माध्यम से उनको जागरूक करें। इसी तरह हम अगली कड़ी में हम इसके अगले विषय पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ भाग लिए जसवीर भाटिया साहब का, मान्यवर धनी प्रसाद निषाद साहब का, धनेश्वरी कुर्रे मैडम जी का, और
संतोष साहू जी हमारे साथ अपनी बात नहीं रख पाए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, और मेघराज जी का, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का स्पेशल हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए हमें समय प्रदान किया है, और ऐसा मानवता चैनल का धन्यवाद करते हैं। और सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा हो रहे चर्चा को अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया और शेयर करें और कमेंट भी करें, और समय समय पर हम ज्वलंत भारत के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।